हा एक पत्रकाराचा प्रवास आहे. एक स्टोरी पहिल्यांदा मिळते म्हणजे काहीतरी ऐकू येतं आणि मला पहिल्यांदा ज्यावेळेला ही माहिती लोयांची भाची नुपूर बियानी हिच्याकडून पहिल्यांदा मिळाली, तर ती माहिती मिळाल्यानंतर काय काय होत असतं. कारण आता ती जी बातमी प्रसिद्ध झाली ती बातमी, त्या बातमीचे वेगवेगळे पार्ट्स हे बऱ्याच जणांनी वाचले. पण अशी बातमी करत असताना काय काय होत असतं, पर्सनल लेवलला काय होत असतं, ज्या संस्थेत तुम्ही काम करत असता तिथं प्रोफेशनली काय काय गोष्टी होत असतात. काही जण मदतीला येत असतात, काही जण आडवे येत असतात, काही जण मागे ओढायचा प्रयत्न करत असतात. तर असा सगळा तो प्रवास प्रत्यक्ष बातमीचं इन्व्हेस्टिगेशन करताना ज्या वेळेला तुम्ही फिरता आणि ज्या वेळेला व्यवस्थेला ते लपवायचं असतं. म्हणजे मी सुद्धा पत्रकारितेमध्ये येण्याचं जे कारण होतं, कारण मी शिक्षणाने मी इंजिनिअरिंग केलं होतं, पण एक पुस्तक माझ्या वाचण्यात आलं आणि त्याच्यामध्ये एक वाक्य होतं आणि ते वाक्य या पुस्तकाच्या टायटलची खालची कॅप्शन पण आहे की टेल द ट्रूथ अँड शेम द डेव्हिल. आणि ही एका पत्रकाराची जबाबदारी आहे की लोकांना सत्य सांगायचं आणि सैतानाला शर्मिंदा करायचं. तर ते एक आपण असं ज्याला म्हणू की ट्रिगरिंग पॉईंट असतो प्रत्येकाच्या अशा प्रकारच्या प्रवासात. तर तो एक ट्रिगरिंग पॉईंट होता आणि त्यामुळे खरं पत्रकारिता करायला सुरुवात झाली. आणि जी बातमी लोकांसमोर येऊ नये असं अनेकांना वाटत असतं तीच खरी बातमी असते. त्याच्यामुळे इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझमसुद्धा निवडण्याचं कारण हेच होतं की याच गोष्टी तर खऱ्या लोकांच्या समोर आणल्या पाहिजेत आणि मांडल्या पाहिजेत आणि लोकांना सत्याशी अवगत करून दिलं पाहिजे. आणि माझा हाही विश्वास होता की इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम हे फक्त क्राईम बाबतीत किंवा पॉलिटिकल स्कॅम्सच्या बाबतीत नसतं. इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम हे कल्चर टू ॲग्रिकल्चर हे सर्व क्षेत्रांमध्ये करता येऊ शकतं, केलं जाऊ शकतं आणि जे मला सुदैवाने म्हणजे करायला पण मिळालं. आता ही झाल्यानंतर ज्यावेळेला प्रत्यक्ष ते इन्व्हेस्टिगेशन करायचं होतं, ज्यावेळेला ते व्यवस्थेला लपवायचं होतं, म्हणजे अगदी साधा मला समजा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हवा आहे, तर मला माहिती होतं की हे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मला असं कोणी मी अर्ज दिला तिथं की मला याची कॉपी मिळावी आणि तो लगेच माझ्या हातात दिला असं होणार नाही आहे. तर त्यामुळे एक सिस्टम ओव्हर पिरियड ऑफ टाईम पत्रकार इन्व्हेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट म्हणून काम करताना एक स्वतःपुरती तयार केलेली होती की मी असं एक माइंड मॅपिंगसारखे फ्लोचार्ट्स तयार करायचो की मला पोस्टमॉर्टमचा रिपोर्ट हवा आहे. मग तो मला कोण कोण देऊ शकतं, तर डॉक्टर देऊ शकतात, स्टाफ देऊ शकतं, तिथले विद्यार्थी देऊ शकतात. मग या पहिल्या दोनना तर ते त्यांनी दडवलं आहे. मग विद्यार्थी देऊ शकतात. मग विद्यार्थी कोण देऊ शकतात, तर जे विद्यार्थी व्यवस्थेच्या विरोधात बोलायला आज तयार होतात. मग कोण असे विद्यार्थी आहेत त्या मेडिकल कॉलेजमधले जे या व्यवस्थेविरुद्ध बोलायला तयार होतील. आणि मग त्यावेळेला एक गोष्ट घडलेली होती की मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएशन करत असताना जी फ्रीशिप मिळते ती फ्रीशिप 2014 पासून मिळणं बंद झालेलं होतं. आणि त्यामुळे त्यांना खूप कष्ट आणि संघर्ष करावा लागत होता की शिकत असताना सायमल्टेनियसली काहीतरी पार्ट टाईम जॉब करायचे, छोट्या छोट्या कामं करायची आणि त्यातून स्वतःचं शिक्षण कसं भागवायचं. तर असं सगळा तो काळ होता. तर हे बोलण्याची शक्यता होती. मग पहिल्यांदा त्यांच्याशी ओळख करणं, त्यांच्याशी मैत्री करणं, मग त्यांच्याबरोबर जवळजवळ 3-4 आठवडे घालवून मैत्री ज्यावेळेला झाली तेव्हा त्यांना विचारलं की मला तुमच्या सिनियर बॅचच्या मुलांना भेटायचं आहे. कारण मला 2014चे विद्यार्थी हवे होते जे डिसेंबर 2014ला होते. तर मग ते शोधणं आणि हे सगळं शोधत असताना बऱ्याच वेळेला होत असलेले पाठलाग, म्हणजे काम करत असताना तुम्ही चुकता सुद्धा. तर एक चूक झाली होती की रवी भवनला जाऊन मी आपलं असंच त्यांना जाऊन डायरेक्ट विचारलं होतं की तुमच्याकडे ॲम्ब्युलन्स परमनंट डिप्लॉईड नसते का. तर तो एकदम असा आपण ज्याला म्हणतो सतर्क झाला, तसं तो सतर्क झाला आणि त्यांनी मला म्हटलं की का बरं. तर मी म्हटलं असं असं मला कळलं की इथं एका जजचा मृत्यू झाला होता. तर ते म्हणे आम्हाला माहिती काढावी लागेल, कागदपत्र म्हणजे सगळे रजिस्टर शोधावे लागतील वगैरे, मग आम्ही तुम्हाला सांगू याच्याबद्दल. आणि तिथून मी बाहेर पडलो आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळपासून माझ्या मागे 4-4, 5-5 जण मोटरसायकलवर फिरायला लागले. मग कुठेतरी रिक्षा अडवणार, कुठेतरी धमकी देण्याचा प्रयत्न करणार. मग या सगळ्या गोष्टी होत होत्या. मग हे सगळं होत असताना म्हणजे आता म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो एक्झॅजरेट करायचं असतं तर बरंच लिहिलं असतं, कारण तसे बरेच प्रसंग झाले. पण एक प्रसंग असाही झाला की एका कॅन्टीनमध्ये बसलेलो असताना मी एका विद्यार्थ्याशी बोलत होतो आणि बोलत असताना ते 5-6 जण आले असे म्हणजे एकदम गुंडासारखे आणि त्या आमच्या आजूबाजूला घेरून बसले आणि त्यांनी माझ्याऐवजी त्या मुलाशी बोलायला सुरुवात केली की ये इधर क्यों आता है.
तर तो म्हटला कि ये पत्रकार है और ये हमारे बारे में स्टोरी करने वाले हैं. तो मैंने कौन सी स्टोरी? तो मैंने हमको फ्री शिप मिलती थी लेकिन वो फ्री शिप हमको अभी 2014 के बाद नहीं मिल रही है. आणि फ्री शिप क्या होता है? मग त्यांनी सांगितलं की आम्ही शेड्यूल कास्ट है और हम शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को वो ऐसा ऐसा मिलता था पोस्ट ग्रॅज्युएशन के वक्त जो अभी नहीं मिल रहा है. तर मग त्यांनी आणखीन थोडंसं त्याच्याबरोबर चर्चा केली आणि चर्चा केल्यानंतर मग त्यांच्यातला एक उनमें से एक लड़का दूसरे की तरफ देख के बोला कि अरे फिर ये तो अच्छा काम कर रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, करने ये करना चाहिए, ये लिखना चाहिए इसके बारे में. तर मग एकदम मला त्याने विचारलं कि लेकिन तुम रवि भवन क्यों जाते हो रोज? तो मतलब देखो मैं एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूँ और वहाँ पर मैं मेरे एक्रेडिशन के तहत 200 रुपये में रह सकता हूँ. वहाँ मुझे रूम नहीं दे रहे इसलिए मुझे बाहर 2-2,500 रुपये के रूम में रहना पड़ता है, तो इसलिए मैं रवि भवन जाता हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, देखो लेकिन ज़्यादा रिस्क मत लो, ऐसा ऐसा बोला और वो चले गए. और उसके बाद भी वो मेरे पीछे आते थे लेकिन हंसकर हात दिखाते थे, जो पीछा करने वाले आते थे. तो असे पण एक्सपिरियन्सेस आले जे तसेच्या तसे त्याच्यामध्ये लिहिलेले आहेत. आणि या व्यतिरिक्त म्हणजे मी लोया साहेबांच्या वडिलांना पहिल्यांदा ज्या वेळेला गातेगावला भेटायला गेलो आणि डिमॉनिटायझेशन नुकतं आलं होतं आणि तर त्यांना भेटून ज्यावेळेला परत येत होतो त्यावेळेला लातूर ते उस्मानाबाद सोलापूर पुणे या 2 गाड्या नॉन स्टॉप पाठलाग करत होत्या, नॉन स्टॉप पूर्ण वेळ. आणि असा हॉकी स्टिक दाखवणार, रॉड दाखवणार वगैरे असले प्रकार ते त्यावेळेला अर्थाने व्हॅल्यू बेस्ड. त्यांच्यासाठी सुद्धा याच्यातून खूप काही शिकण्यासारखं मिळेल की आपण कसं राहायचं. प्रेझेन्स ऑफ माइंड जो आपल्याला लागतो, सतत अपयशाची तयारी ठेवायला लागते की मी आज हे करायला जाणार आहे पण मला अपयश येणार आहे आणि मला जर अपयश आलं तर माझ्याकडे दुसरा प्लॅन बी काय आहे किंवा मला फसवलं जाणार आहे. तर त्याचीही मनापासून एक मनाची धारणा आणि तयारी ठेवायला लागते की असं होईल तर मग मी काय करेन. या सगळ्या गोष्टी आपण करत असतो. आणि जसं मी म्हटलं की तीन स्टूडेंट्स थे जिनकी वजह से मैं मानता हूँ कि ये स्टोरी मैं कर पाया था. एक तो था डेफिनेटली नुपुर बियानी जिसने मुझे ये सब बताए. 18-19 साल की लड़की रो कर मुझे बता रही थी कि इस तरह से मेरे मामा की मौत हुई. लेकिन मतलब इतना तो एक्सपीरियंस आ चुका था कि ये मैं समझ सकता था कि वाकई वो चाहती है कि इस बात को लोगों तक पहुंचाया जाए. तो और इनोसेंट भी बहुत थी. मैंने उसको पूछा कि आपको डर नहीं लगता है, आप ये सब मुझे बता रही हो? तो उसने मुझे बोला नहीं, मुझे कराटे आता है. तो ये एक इनोसेंस भी था. उसको पता ही नहीं था कि कौन सी व्यवस्था के खिलाफ ये बात होने जा रही है. और उसको जो कुछ भी कराटे का नॉलेज है या एक्सपीरियंस है या जो कुछ सीखा है वो कुछ काम नहीं आने वाला. लेकिन वो उसका एक इनोसेंस था. दूसरा, मैं जब अनुज को मिलने गया था, जज लोया के बेटे को, और अपने ग्रैंडफादर के साथ वो बैठा हुआ था पुणे के उनके घर में, और मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था. हर बार कुछ सवाल पूछा तो उसके दादाजी जवाब देते थे. तो तीसरी चौथी बार मैंने उनको पूछा कि मैं अनुज से बात करना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं मुझसे बात कर रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, अनुज डज नॉट ट्रस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड एंड वी डोंट हैव फेथ इन एनी सिस्टम. वो दिन भर अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखता है, बहुत ही ज़रूरत होगी तो बाहर आता है और बात करता है, वरना वो किसी से बात नहीं करता. आप उम्मीद ही मत रखो कि वो आपसे बात करेगा, तो आप निकलो. तो मैं वहाँ से निकला, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे, और ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि एक 19 साल का लड़का इतना मायूस है ज़िंदगी से. तो मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया था और मैंने उसको पूछा था कि ये लड़का ज़िंदा कैसे रहेगा. तो उसने मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पूछा और पूछने के बाद उसने मुझे बोला कि बाबा, आप तो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भरोसा नहीं पैदा कर सकते, आप जुडिशियल सिस्टम के बारे में भरोसा नहीं पैदा कर सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोफेशन के बारे में भरोसा पैदा कर सकते हो, तो हो सके तो वो करो. और वो मेरे लिए ट्रिगरिंग पॉइंट बना. मैं उस वक्त मैं ऑटो रिक्शा में, मेरा फोटोग्राफर साथ में था, मैं उसको तुरंत वहीं बोला कि मैं वॉट एवर इट टेक्स, अब ये स्टोरी करनी है. मैं जिस प्रोफेशन की कमाई से अपनी बेटी का पेट भरता हूँ या उसको सिखा रहा हूँ, उस प्रोफेशन पर उसकी जनरेशन का भरोसा ही नहीं रहेगा, तो मैं किस मुंह से उम्मीद रखूँ कि अनुज लोया जिसने अपने पिता खोए हैं वो मुझसे बात करेगा. तो मुझे टू अर्न दैट ट्रस्ट.
और ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट बन गया, जिसके बाद वो पूरा 1.25 साल 1.5 साल तक वो पूरा इन्वेस्टिगेशन चला। और फिर जाकर एक्चुअली फरवरी 2017 में मैंने ये स्टोरी द वीक मैगजीन के लिए काम करता था, तो वहाँ सबमिट की थी 27 फरवरी 2017। उसके बाद मैं एक दूसरे असाइनमेंट पर गुजरात और राजस्थान गया, जहाँ मैं रफ़ीक कुरैशी नाम से रह रहा था 5-6 महीने, और कैटल ट्रेडिंग एक्चुअल कैटल ट्रेडर बन के काम कर रहा था, और किस तरह से एक्सटॉर्शन किया जाता है, और ये काउ विजिलेंटी पूरा एक कैसे बिजनेस मॉडल है, ये पूरा वहाँ कवर कर रहा था। वो भी स्टोरी पब्लिश नहीं हुई। उसके बाद मैंने फिर से फॉलोअप शुरू किया कि ये कब आएगी कब आएगी। तो एक दिन मुझे ये कह दिया कि ये नहीं आएगी, यू हैव ऑल द ऑप्शंस ओपन। और लिटरली वो आया मेल, और उसको मैंने 5 या 6 सेकंड में रिप्लाई किया, आई एम रिजाइनिंग। मैं आज एक्चुअली विवेक सर से भी बात कर रहा था। होता यह है कि ऐसी स्टोरीज करते वक्त मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं 100 लोगों को मिलता हूँ, 100 लोगों से बात करता हूँ। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता हूँ, और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करने के बाद जब वो मुझसे फॉलो अप करने लगते हैं कि ये स्टोरी कब आएगी, ये स्टोरी कब आएगी, और जब वो नहीं आती है तो कुछ दिन तो पूछते हैं कि ये स्टोरी कब आएगी। कुछ दिनों बाद उन्हें लगने लगता है कि शायद इसकी सेटलमेंट हो गई, इसने शायद कोई सेटलमेंट कर दी होगी, इसलिए ये स्टोरी नहीं आई। तो ये मेरे लिए ज़ाती तौर पर मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल था एज ए जर्नलिस्ट, कि मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ कि मैं इस किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ेस करूँगा या सेटलमेंट्स करूँगा। ये मैं लोगों के सामने ला कर रहूँगा। 6 सेकंड में मैंने मेरा रेजिग्नेशन ईमेल किया, और रिज़ाइन करने के बाद मेरी वाइफ को फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा है, मैंने रिज़ाइन कर दिया। और फिर वो फिर कोशिश शुरू हुई। एक्चुअली केतकर सर इज़ विटनेस टू एवरीथिंग, उस वक्त जो कुछ हो रहा था। तो कई जगह पे इसके बारे में कोशिश की कि पब्लिश करने के लिए कई सारे इन्स्टिट्यूशन्स के पास अप्रोच किया, पण सगळीकडून हेच होतं की नाही आम्ही नाही करणार, आम्ही नाही करणार, आम्ही नाही करणार. आणि मग परंजोय गुहा ठाकूरतांनी ती स्टोरी ॲक्च्युली कॅरेव्हॅनच्या एडिटर्सला पिच केली, आणि दुसऱ्या दिवशी विनोद जोस आणि हरतोष सिंग बलचा फोन आला, आणि त्यांनी मला दिल्लीला बोलावून घेतलं. मग ती पुन्हा रिराईट करायची होती, कारण की वीकचा एक वेगळा फॉर्मॅट होता स्टोरीचा. तर त्या वीकच्या फॉर्मॅटमध्ये ती स्टोरी केलेली होती, आणि मला पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि ये फर्स्ट पर्सन अकाउंट में आनी चाहिए स्टोरी. तो उन्होंने एक्चुअली मुझे पूछा भी कि ये फर्स्ट पर्सन अकाउंट में क्यों चाहते हो. तो मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज दैट व्हेन आई से दैट आई डिड दैट, आई वेंट देयर, आई टॉक टू सो एंड समबडी, तब पढ़ने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि आई एम ओनिंग द स्टोरी, मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं इसको ओन कर रहा हूँ. तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल ऑर्डिनरी रीडर के समझ में नहीं आता है. मैं बोला हाँ, डेफिनेटली ऑर्डिनरी रीडर के समझ में नहीं आता है, लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके समझ में तो ये ज़रूर आएगा कि ये ऐसा लिख रहा है, इसके मतलब ही हैज़ थिंग्स टू सब्सटेंशिएट. तो इस किस्म से वो पूरा हुआ. और एक्चुअली हम 19 नवंबर को रात को 3:30-4 बजे तक काम कर रहे थे, और 20 तारीख को सुबह सुबह हरतोष सर का मुझे फ़ोन आया, और उन्होंने बोला कि तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट वेबसाइट पर आ चुकी है. उस दिन मेरा 50वीं सालगिरह थी, तो तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट आ चुकी है, जाके देख लो. और मैंने मेरे लैपटॉप पर वो स्टोरी खोली, और जो रोना आया, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया. और मेरा 50th बर्थडे है, इसलिए मेरी वाइफ आई थी वहाँ पे, और उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है. उसको कुछ पता ही नहीं था इस स्टोरी के बारे में, मैं क्या कर रहा हूँ. तो वो मुझे पूछने लगी, रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, तुम्हारी तो आज सालगिरह है, 50वां बर्थडे है, ऐसा है, तुम क्यों रो रहे हो. तो मैंने सिर्फ उंगली करके उसको बोला कि रीड दिस. क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो कुछ हुआ 1.25 साल में उसके पहले, वो सब तुम्हारे आंखों के सामने आ जाता है. लिटरली आई मीन दैट फिल्म रैन थ्रू माई माइंड इन दैट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. तो वो सब हुआ. फिर काफ़ी दिनों तक वो प्रेशर में थी, टेंशन में थी. फिर उसको काफ़ी महीनों तक तो उसको मतलब संभालना था, सपोर्ट करना था, क्योंकि मैं बम्बई में अकेला रहता था, मेरी बेटी हॉस्टल में रहती थी, वाइफ अकेली नासिक में रहती थी. तो वी वर एट
3 डिफरेंट प्लेसेस और लेकिन वो सब हुआ। उसके बाद एक्चुअली पेंगुइन ने मुझे पूछा था कि आप इसके बारे में किताब लिखो, तो मैंने शुरू किया, लेकिन 1 महीने के बाद पेंगुइन ने मेल करके बोला कि सॉरी वी कैन नॉट पब्लिश दिस। तो एकदम मतलब निराश जैसा हो गया था। उसके 6 महीने बाद उसी कमिश्निंग एडिटर का मुझे फ़ोन आया कि मैं हार्पर कॉलिंस में ज्वाइन हुई हूँ और हार्पर के लिए आप सिनॉप्सिस भेजो। सिनॉप्सिस भेजा, फिर हार्पर की तरफ से भी सेम जवाब आया, फिर बंद ही किया था लिखना पूरा। पिछले साल 1 मई को, 1 मई को मेरी बाईपास सर्जरी हुई और बाईपास सर्जरी होने के बाद मुझे जब बाहर लाया तो होश जब आया तो मैं वेंटिलेटर पे था और सांस नहीं ले पा रहा था, गले में वो अटक रहा था और बहुत तकलीफ हो रही थी। और उस वक्त, उस मोमेंट मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे पास जितनी स्टोरीज है वो मैं कैसे लोगों को बता पाऊंगा। तो मुझे किसी भी हालत में ये लिखना है। और उसके बाद एक्चुअली जो मोमेंटम आया, मतलब नील इज अ विटनेस टू ऑल दैट, उसके बाद एक्चुअली स्टोरीज लिखने में, चैप्टर्स लिखने में एक मोमेंटम क्रिएट हुआ और वो आ पाया। तो और उसकी वजह से ये किताब हो पाई।